नमस्कार। आज फिर एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने हूँ और यदि आपने इस वीडियो को बड़ी गंभीरता के साथ में सुन लिया और इसका पालन कर लिया तो कभी भी आपको जीवन में बोलने की, लिखने की कभी दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप एंकर बन जाइए, चाहे आप स्क्रिप्ट राइटर बन जाइए या फिर विभिन्न क्षेत्रों में आप अपनी कलम को चलाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन इन 3 किताबों को, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, इन 3 किताबों का अध्ययन आप जरूर कीजिए। इनके अध्ययन के बिना आप हिंदुस्तान की राजनीति को, हिंदुस्तान के आर्थिक तंत्र को, यहाँ के सामाजिक ताने बाने को, यहाँ की तमाम चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे। यदि आपने इन 3 किताबों को पढ़ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपने पत्रकारिता का डिग्री हासिल कर ली है और लिखने में आपकी महारत हासिल हो जाएगी। लेकिन आपको इन 3 किताबों को पढ़ना होगा और यहीं से पत्रकारिता के सारे संदर्भ, लिखने की सारी शैली, लिखने की सारे शब्दावली, सब कुछ आपको यहीं उपलब्ध होता है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का लेखन हो, आर्थिक क्षेत्र का लेखन हो, सामाजिक क्षेत्र का लेखन हो या तमाम हिंदुस्तान की, भारतवर्ष में फैली हुई समस्याएं हों या छोटी मोटी किसानों को लेकर के, दरिद्रों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, यहाँ के जल संसाधन को लेके, तालाब, पोखरे, जिन विषयों को आप सोच सकते हो वो तमाम चीज़ें आपको इन तीनों ग्रंथों में आपको दिखाई देगी। 2 ग्रंथ तो ऐसे हैं कि जिन ग्रंथों से ही सब कुछ हिंदुस्तान का ताना बाना बुना हुआ है और यहाँ की जितना भी आप पत्रकारिता में आज तक या फिर तमाम किताबें जो भी आज आपको देखने को मिल रही हैं वो इनके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो आपको इन तीन किताबों को पढ़ना अनिवार्य है। आप तमाम मोटी मोटे ग्रंथों को या पत्रकारिता से जुड़े हुए जो किताबें लिखी गई हैं या रिसर्च पेपर्स हैं उनको प्रारंभिक तौर पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सिर्फ आइडियाज़ दे सकती हैं और आपका मार्गदर्शन करती हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन किताबों का मार्गदर्शन लें जो साहित्यकारों ने, बड़े बड़े लेखकों ने, पत्रकारों ने लिखी हैं। लेकिन मूलतः से जिस ग्रंथ का, जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसको पढ़े बगैर आप लिखना कभी नहीं सीख सकते, बोलना कभी सीख नहीं सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन तीनों किताबों को अध्ययन एक बार करें जरूर, किसी भी रूप में मिले आपको, लेकिन आप इनको पढ़ें, तब जाकर के आपका ज्ञानवर्धन भी होगा और किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाकर के बोलने के लिए तैयार होगे, लिखने के लिए तैयार होगे। आपके पास में शब्दकोश का अपार भंडार होगा, इतना भंडार होगा कि उसको आप खर्च कर कर के पूरी उम्र खर्च कर दोगे तो भी यह समाप्त नहीं होगा। वो 3 किताबें जो हैं, आप महाभारत, रामचरितमानस को पढ़िए, आप गीता को पढ़िए और आपके पास जहाँ से भी उपलब्ध हो जाए संविधान को पढ़िए। ये तीनों की तीनों ऐसी किताबें हैं, ऐसी ग्रंथ हैं कि इसमें पूरा हिंदुस्तान समाहित है। और जिसमें से 2 जिसको मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि आप पत्रकारिता में लेखन की शुरुआत कला एवं संस्कृति से करें। और कला संस्कृति ही नहीं, क्योंकि कला संस्कृति तो हमारे रग रग में शामिल है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो आपसे कह रहा हूँ कि रामचरितमानस और गीता, यदि आपने इनका हिंदी अनुवाद, हिंदी तर्जुमा यदि पढ़ लिया है तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी क्षेत्र का लेखन बिंदास कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लिखने में, क्योंकि आप देखिए कि सिर्फ कला संस्कृति के ही विषय नहीं है कि गीता को आपने पढ़ लिया तो गीता आपका धार्मिक है, या रामायण आपने पढ़ ली तो रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, या रामचरितमानस लिखा गया तो भगवान राम पे लिखा गया। नहीं, आप ये देखिए कि उनकी चतुराई को देखिए, उनकी मर्यादा को देखिए, उनके संविधान को देखिए, उनका स्त्री को लेकर के उनका सम्मान देखिए, समानता का भाव देखिए
और उनकी एक रणनीति देखिए। आप ये देखते ना कि रावण के साथ में युद्ध हो गया, तो भगवान थे भाई, रावण के साथ में युद्ध हो गया, रावण की इतनी कैसे क्षमताएं हो गई कि रावण सीता जी को उठा के लेके चला गया। ये पॉसिबिलिटी आपको कहीं दूर दूर तक दिखाई देती है? नहीं, पता था उनको। लेकिन उसके पीछे क्या राजनीति हुई है, क्या तैयारी हुई है, कैसा युद्ध कौशल दिखाया गया है, युद्ध की कैसी रणनीति तैयार की गई है। उसके पहले भगवान होने के बावजूद भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किस तरीके से रणनीति तैयार की और किस तरीके से जंगलों में रहे, किस तरीके से जंगल के लोगों को उन्होंने युद्ध कौशल सिखाया, युद्ध में शामिल किया। ये तमाम चीज़ें, चाहे वो कोई, आप रामायण के एक एक अंश को उठा के देखें, एक एक चरित्र को उठा करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह हिंदुस्तान यहीं रचा बसा है, सब कुछ यहीं से अवतरित हुआ है, गंगोत्री यही है। उसी तरीके से यदि आप गीता को भी पढ़ते हैं तो गीता से आपको लगता होगा कि गीता सिर्फ एक ज्ञान का विषय है। आप ये देखिए कि अकेला ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी महाभारत की संरचना, महाभारत का पूरा ग्रंथ गीता तो एक पार्ट है। आप महाभारत की बात कर रहा हूँ कि महाभारत को देखिए, गीता तो सार है। महाभारत को यदि आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि टेक्नोलॉजी के तौर पे कितना समृद्ध भारत रहा होगा उन दिनों। उस समृद्धा जो संपन्नता थी, आप उसको देखिए। आप कृष्ण को ईश्वर के रूप में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से योजनाकार व्यक्ति है, किस तरीके से योजनाएं, जहां आपको एक रस दिखाई देता है, श्रृंगार दिखाई देता है, वहां दूसरे स्वरूप में आपको कुछ और दिखाई देता है। आपको यहाँ चक्रव्यूह दिखाई देता है, यहाँ आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ दिखाई नहीं देती। युद्ध कौशल से लेकर के बातचीत करने का कौशल, शब्दावली, मर्यादाएं, संविधान, ये तमाम चीज़ें आपको इन दोनों ग्रंथों में दिखेंगी। एक एक चरित्र, एक एक पात्र, एक एक घटनाक्रम से जुड़े हुए कथानक, ये तमाम चीज़ें आपको अलग अलग स्वरूप में दिखाई देंगी। और ये सब अलग अलग स्वरूप, मतलब एक ही मंच पे आपको 10 किरदारों के 10 भाषा रूप या 10 लोगों का एक ही मंच पे बैठे हुए 10 लोगों के किरदार आपको अलग अलग दिखाई देंगे और उन सारे किरदारों की भाषा शैली आपको अलग अलग दिखाई देगी। तो आप इन चीज़ों को समझिए कि आपको यहाँ से कितना अथाह, मतलब समुद्र के भांति आपको शब्द मिलते हैं यहाँ। हम कहते हैं कि कला संस्कृति में यदि आपने महारत हासिल कर ली है तो कला संस्कृति को आप रंगमंच, थिएटर, सिनेमा, इन सब चीज़ों से मत जोड़ के देखिए। आप ये देखिए कि यदि चलिए मैं आपसे वो एक सामान्य सा उदाहरण दे करके बताऊं कि चलिए आप कला एवं संस्कृति आप नहीं देखते, आप राजनीति को देखना पसंद करते हैं या फिर आप क्राइम बीट को देखना पसंद करते हैं कि चलिए हमारी जिज्ञासा है कि हम क्राइम बीट को देखेंगे, या राजनीति अमूमन रहता है कि हम राजनीति के क्षेत्र में ही राजनीति लेखन करेंगे। तो ठीक है, मान लिया मैंने कि आप राजनीति का लेखन करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि कभी भूल चूक से यदि राजनीति का जो लेखन करने वाला व्यक्ति है उसको हमने कभी कला एवं संस्कृति या तबला वादन या रंगमंच देखने के लिए भेज दिया तो ये बता दीजिए कि वो क्या लिख पाएगा। लेकिन कला एवं संस्कृति को देखने वाला व्यक्ति राजनीति पे अच्छा लिख सकता है, क्योंकि उसने 2 ग्रंथों को पढ़ा है कि राजनीति कैसे होती है, षड्यंत्र कैसे होते हैं, योजना कैसे बनती है, रणनीति कैसे तैयार की जाती है, लोगों को कैसे अपने पक्ष में लिया जाता है, भावनाएं कैसी उद्वेलित की जाती है। तमाम चीज़ें आपको इन दोनों ग्रंथों में मिलेंगी। हम कहते हैं आप कहें कि अपराध विज्ञान, यदि हम अपराध क्राइम के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो क्राइम के क्षेत्र वाला व्यक्ति क्राइम के क्षेत्र में ही काम कर सकता है। लेकिन कला संस्कृति वाले व्यक्ति को यदि आप कह दोगे तो आप कि उसको क्राइम की रिपोर्टिंग करनी है तो वो क्राइम की रिपोर्टिंग इजीली कर पाएगा, क्योंकि उसके पास में इतना नॉलेज हो चुका है, इतनी जानकारियां हैं कि क्राइम को किस तरीके से देखा जाता है और किस तरीके से न्याय अन्याय होता है। ये कला एवं संस्कृति के जो
लिखने वाले हैं, कला संस्कृति को जो देखने वाले हैं या इसकी रिपोर्टिंग करने वाले हैं, इन लोगों को इन चीज़ों में महारत हासिल हो जाती है। सीता जी के मंचन को, मतलब आप रामचरितमानस का यदि मंचन मंच पे हो रहा है या उसका मान लीजिए कोई प्ले हो रहा है और उस प्ले को देखने के लिए यदि क्राइम बीट के किसी पत्रकार को भेज दिया जाएगा तो क्या वो न्याय कर पाएगा उस खबर के साथ में? क्या उसको समझ में आएगा? नहीं आ सकता उसको समझ में। लेकिन कला एवं संस्कृति को देखने वाले को समझ में आ जाएगा। आप ये देखिए कि हम राजनीति में चौपड़ भी सजाते हैं, चक्रव्यूह भी बनाते हैं, षड्यंत्र भी रचते हैं, साजिश भी करते हैं, रणनीति भी तैयार करते हैं। ये शब्दावली कहाँ से आती है? ये कहाँ से आया? चौसर कहाँ से आया? षड्यंत्र कहाँ से आया? साजिश कहाँ से आई? चक्रव्यूह की रचना कैसे आई? ताज कहाँ से आया? ये कहाँ से शब्द आए? ये शब्द तो यहीं से आए ना, अपने महाभारत से ही पढ़े ना। शब्दों को महाभारत में है। शकुनी मामा वहाँ थे, महाभारत काल में थे, लेकिन शकुनी मामा तो अभी वर्तमान राजनीति में ढेर सारे हैं। चाणक्य को गए बहुत साल हो गए, वर्षों हो गए, लेकिन चाणक्य जिंदा तो है ना राजनीति में आज। तो आप कैसे इनकार कर सकते हो? ये शब्द कहाँ से ला रहे हो आप? ये शब्द तो आर्ट एंड कल्चर से ही आ रहे हैं ना, आपकी संस्कृति की धरोहर है ना, उन्हीं किताबों से निकल करके बाहर आए हैं। महाभारत में हुई होगी, धूत रचना हुई होगी वहाँ, लेकिन आज की तारीख में राजनीति में तो हो तो रही हैं तमाम चीज़ें, आपको देखने को तो मिल रहा है। तो शब्द कहाँ से लाएंगे आप? आप कैसे धृतराष्ट्र को यहाँ प्रस्तुत करते हैं राजनीति में? धृतराष्ट्र को आप यदि कहते हैं तो धृतराष्ट्र कहने का अर्थ ही हो जाता है, आप इंगित करते हैं एक व्यक्ति के नाम के साथ में कि राजनीति किस दिशा में चल रही है। आप कई उल्लेख करते हैं, रामायण से उल्लेख, उदाहरण कथानक उठा करके आप उल्लेख करते हैं राजनीति में कि ऐसा नहीं ऐसा। महाभारत के पात्रों को आप बिल्कुल सजीव उतारते हैं राजनीति में। तो राजनीतिक लेखन क्या है? राजनीतिक लेखन में तमाम चीज़ें महाभारत से उठ के आई। सारा शब्दावली, सारे पात्र आपको राजनीति में आज दिखाई देते हैं और सारे राजनीतिक लेखन वाले उपयोग करते हैं। और यदि आप कल्पना कीजिए कि यदि आपने इन दो ग्रंथों को पढ़ा है तो जो अनुभव के आधार पे या लंबा समय बिताने के बाद जो लोग राजनीति में लिखने के लिए मच गए हैं, आप कितनी जल्दी मच जाएंगे। इस तमाम चीज़ें सिखा देती हैं, ये दोनों ग्रंथ आपको तमाम चीज़ें सिखा देती हैं कि आपको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि शब्दावली चाहिए, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको यहाँ अर्थशास्त्र भी आपको इन दोनों ग्रंथों में आपको दिख जाएगा, आप यहाँ को खेल भी आपको दिख जाएगा। और आर्ट एंड कल्चर तो है ही, संस्कृति तो है ही, विरासत तो है ही, पुरातत्व तो आपको मिल जाएगा, नदी नालों वो मिल के व्याख्यान आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी सौंदर्य आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिलता है। और इन सारी चीज़ों का उपयोग आप राजनीतिक लेखन में भी करते हो, आर्थिक लेखन में भी करते हो, अपराध क्राइम बीट में भी आप करते हो, और बाकी चीज़ें जो भी होती हैं, जलवायु को लेकर के भी आप करते हो, समुद्रों को पानी के बचाव को लेकर के आप करते हो। तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? ये सारी चीज़ें इन ग्रंथों में लिखी हुई हैं, ये प्रयोग किए जा चुके हैं, ये तमाम चीज़ें सिखाई जा चुकी हैं, बताई जा चुकी हैं और व्यवहार में आ चुकी हैं ये चीज़ें। अब कोई नया कुछ नहीं गढ़ा जा रहा, नया कुछ बताया नहीं जा रहा, ये सब कुछ हो चुका है, सिर्फ उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। शब्दों का सिर्फ घाल मेल है या शब्द बदले जा रहे हैं, शब्दों का आपका प्रस्तुतिकरण बदल रहा है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप उसको अलग अलग, चूँकि देश काल परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं, उस हिसाब से संदर्भों का उपयोग भी बदलता चला जाता है, कथानक भी बदलते चले जाते हैं। सिर्फ ये समझना होता है कि हम उपयोग कैसे करें, इनका प्रयोग कैसे कर पाते हैं। और संविधान तीसरी किताब की जो बात कर रहा था कि संविधान की किताब यदि भारत में रहना तो भारत का कौन सा सबसे बड़ा, हमारा एक
नागरिक, भारत के नागरिक होने का सबसे बड़ा जो कारण है, या जो हमें जो ये याद दिलाता है, एहसास दिलाता है कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारे इस रूप में हम जीवित हैं, तो हमें जीवित रहने का सबसे बड़ा ग्रंथ, जीवित रखने के लिए जो सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा गया वो संविधान है। संविधान सम्मत ही बातें भारत में हो सकती हैं, संविधान सम्मत ही लिखा जा सकता है, संविधान के इतर नहीं लिखा जा सकता। और संविधान जो हमें बताता है, जो गाइडलाइन, लक्ष्मण रेखा, भाई लक्ष्मण रेखा भी कहाँ से आई? लक्ष्मण रेखा रामचरितमानस से उठ करके आज हम राजनीति में भी उपयोग करते हैं, बल्कि तमाम क्षेत्रों में उपयोग करते हैं कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करो। ये कहाँ से सिखाया जा रहा है? आया तो धार्मिक ग्रंथों से है ना। ये संविधान में भी शामिल हुआ, संविधान भी उसके अनुकूल ही बना है। संविधान निर्माताओं ने कोई और किताबें नहीं पढ़ी। ये पता है कि हिंदुस्तान का संविधान जब लिखा गया तो कई राष्ट्रों के संविधान को पढ़ा गया है, उनको ऊपर शोध किया गया है, उनकी अच्छी बातों को लिया गया है, लेकिन मूल में जो संविधान के है वो मूल में जो है रामायण और महाभारत ही है, क्योंकि हिंदुस्तान रामायण और महाभारत के बीच में ही सांसें ले रहा है। तो इसकी यदि सांसें इसकी बंद हो जाएं, ये संभव नहीं है। यदि रामायण और महाभारत को और संविधान को, यदि तीन के ग्रंथों को भारत से अलग कर दिया गया तो भारत की सांसें रुक जाएंगी, इंसान की सांसें रुक जाएंगी। भारत में कोई कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो पत्रकारिता हो या फिर कहीं भी हो। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे बहुत गंभीरता के साथ में कि पत्रकारिता की जो मूल किताब है, लेखन की जो मूल किताब है, लिखना, पढ़ना, बोलना, व्यवहार, शिष्टाचार, आपकी लाइफ स्टाइल, ये सब कुछ आपको कौन सिखाता है? इसका ज्ञान पूरा का पूरा रामायण में और महाभारत में है। और एक बार यदि आप इन ग्रंथों को पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कलम और आपकी वाणी धारा प्रवाह चलेगी। वो कोई नहीं रोक सकता किसी भी क्षेत्र के लेखन के लिए, क्योंकि ज़रूरत यहाँ भी द्रोणाचार्य की आज भी बनी हुई है। आज भी यहाँ एकलव्य की आवश्यकता है। आज भी हमारे यहाँ सबरी पूजी जाती है, आज भी हम अहिल्या को दूर नहीं कर पाते। और आज भी गंगा बह रही है और नर्मदा बह रही है, और हम गोदावरी में भी स्नान करने पहुँचते हैं। आज हमारे पास भी हिमालय है, हिमालय तब भी था और आज भी है। तो कैलाश की महिमा तब भी थी और आज भी है। अयोध्या आज भी है, अयोध्या कल भी था, सदियों पहले भी अयोध्या था। लेकिन अयोध्या, अब कहेंगे आपकी अयोध्या कहाँ से आ गया? अयोध्या राजनीति में आ गया ना। कहाँ से आया? अयोध्या के बारे में यदि आप जानते हो तो आप राजनीतिक विश्लेषण ही तो कर रहे हो कि अयोध्या पर राजनीति हो गई। आप अयोध्या की बात करते हो। अयोध्या तो हमारे मन मन में बसा हुआ है भाई। राम तो हर के दिल में बसे हुए, इस भारत के कड़कड़ में राम है। फिर आपने राजनीतिक लेखन की ओर अयोध्या को कैसे मोड़ दिया? तो जिन्होंने रामायण पढ़ी है वही तो लिखने वाले राजनीतिक हैं। तो आप यदि दृष्टिकोण से आप देखते हैं और यदि आप कला एवं संस्कृति की ओर से देखते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी धरोहर है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी सृष्टि के, हमारे इस दुनिया के जन्मदाता हैं, जब आप तमाम चीज़ें बातें करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो बाकी क्षेत्रों में भी मानव जीवन से जुड़े हुए जितने भी संदर्भ हैं और जितनी भी उसकी शाखाएं हैं उन सबसे तो जुड़ा हुआ है।
आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक कला संस्कृति को आप छोड़ देंगे और बाकी चीज़ों में आप कलम चला लेंगे? या आपको लगता है कि यह संभव है? कैसे संभव हो सकता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक तो आप संस्कृति और संस्कार, पालन पोषण, लालन पालन, इन्हीं चीज़ों से तो निकले हो और ये चीज़ें हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आपका छोटे से छोटा भी आयोजन आपके जन्म के बाद से लेकर के शुरू होता है, वो काहे से होता है? आपकी संस्कृति से होता है। पूरे जीवन आप उस संस्कृति के साथ में चलते हो। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि संस्कृति के जाने बगैर बाकी चीज़ों को हम स्वीकार कर लेंगे और बाकी जगह हमारी कलम चल जाएगी या फिर हम स्क्रिप्ट लिख देंगे और हम अच्छे वक्ता बन जाएंगे? यदि आप चैनलों की बात कर रहे हैं तो आप अच्छी एंकरिंग कैसे कर पाएंगे जब तक कि आप इन चरित्रों को नहीं पहचानेंगे जो रामायण के थे और जो महाभारत काल में हुए हैं? आप उन चरित्रों को भी कैसे भूल जाएंगे जिन्होंने संविधान को लिखा है? ये संविधान में कौन कौन सी चीज़ें लाई गई, कहाँ से लाई गई, इन चीज़ों को आप कैसे भूल जाएंगे? तो इन चीज़ों का उल्लेख तो होगा ना लिखने में, तो फिर नयापन कहाँ से आया? नया हुआ आपकी सोच, आपकी विचारधारा, और इसमें परिवर्तन हुआ जो समय काल के साथ में हर चीज को परिवर्तित हो जाती है। लेकिन मूल वही होता है, मूल नहीं बदला जा सकता। संविधान में कितने भी परिवर्तन आप कर दीजिए, लेकिन संविधान की जो मूल आत्मा है उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसमें छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो, लाखों प्रयास कर लो, आप सब कुछ कर लो, लेकिन आप एक अतिरिक्त सांस भी आप उस ऊपर वाले के अनुमति से भी नहीं दे सकते। सांसें तो उसने तय की है, वो विधान है ये। तो जब जिस विधान को यदि आप मानते हो तो विधान जीवन है, आपकी जीवन शैली है, और जब तक आप जीवन शैली को बाहर से ढूंढेंगे वो नहीं मिलेगी। आपको जीवन शैली को समझना है, भारतीय समाज को समझना है, भारत की राजनीति को समझना है, भारत के अर्थशास्त्र को समझना है, भारत के सामाजिक और नागरिक शास्त्र को समझना है, भारत की जलवायु को आपको समझना है, भारत की समस्याओं को, गरीबी को, दरिद्री को, भुखमरी को, बीमारी को, ये तमाम चीज़ों को यदि आपको समझना है और भारत के भविष्य को भी देखना है आपको, तो आपको खंगालना होगा इन्हीं दो ग्रंथों को, जो आपको बता देगा कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। आप ये कहते हैं कि ये जो दो ग्रंथ हैं ये कारगर नहीं होते, ये इतने कारगर हैं, पत्रकारिता ही नहीं बल्कि तमाम क्षेत्रों में कारगर हैं। मेडिसिन जैसे है ये, संजीवनी है इनके अंदर, इन ग्रंथों के अंदर, कि यदि आप एक बार इनका अध्ययन कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपको संजीवनी का एक अंश ही मिल गया हो तो आप सौभाग्यशाली हैं। संजीवनी बूटी हैं ये, और यहीं से तमाम वक्ता, प्रवक्ता, स्क्रिप्ट राइटर, बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े पत्रकार इन ग्रंथों के कथानकों का उल्लेख किए बगैर एक शब्द न लिख सकते हैं न बोल सकते हैं। अच्छा वक्ता बनना हो, अच्छा राइटर बनना हो तो आपको इन दो किताबों को आपको पढ़ना ही होगा। तो जब मौका मिले, जैसा मौका मिले, जिस रूप में मिले, इनको पढ़िए। इनको धार्मिक ग्रंथ मत समझिए, यह धार्मिक ग्रंथ अपनी जगह है, धार्मिकता से जोड़ करके देखोगे तो ये धार्मिक ग्रंथ हैं, वरना यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो आप इन ग्रंथों से बाहर नहीं सोच सकते। इन ग्रंथों में जो कुछ है वो भारत का अतीत भी है, भारत का वर्तमान भी है और भारत का भविष्य भी है। इसके अलग, इसके अतिरिक्त कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए
मेरी गुजारिश है कि जिस हद तक जैसा भी हो सकता है तमाम किताबों को आप देखिए, लेकिन इनको भी एक बार ज़रूर जीवन में देखिए। और जीवन में नहीं मैं कह रहा हूँ, बल्कि पत्रकारिता में कदम रखने से पहले तमाम पत्रकारिता की किताबें पढ़िए, लेकिन इसके बावजूद इन किताबों को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये मील के पत्थर हैं पत्रकारिता के लिए। इनके बिना पत्रकारिता भी नहीं की जा सकती। पत्रकारिता में किसी भी विषय पर, किसी भी क्षेत्र पर लिखना इन किताबों के संदर्भों के बिना, इनकी जानकारी के बिना नहीं लिखा जा सकता। क्योंकि इन किताबों ने जो हमें संकेत दिया है, इन ग्रंथों ने जो हमें संकेत दिया है, वो अकाट्य है, उनके तर्क अकाट्य है। इसको कोई भी माई का लाल काट नहीं सकता। जो रामायण और महाभारत के में जो आपको दिया गया है, जो संदेश आपको दिया गया है, उन संदेशों की अवहेलना या उन संदेशों के ऊपर अपना कुछ कह देना अब नहीं, कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए और एक बार गौर कीजिए। अंत में आप लोगों से एक गुजारिश है कि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपकी समस्याएं, या कह दूं कि आपके जो सवाल हैं, उन सवालों का समाधान सामान्य से सामान्य भाषा में करने की चेष्टा कर रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे यूट्यूब पे भी आपको कुछ अलग तरीके से बताऊं। तो मेरी पहुंच भी आप लोगों तक उस हद तक नहीं हो पा रही है जहां तक मैं चाह रहा था। तो इसलिए जो लोग भी देख रहे हों, जो छात्र भी देख रहे हों मेरी इस वीडियो को, तो कृपया कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, दोस्तों को बताएं। तो थोड़ा सा उनका भी मार्गदर्शन मुझे मिल जाएगा और मुझे मेरे काम में थोड़ा सा फिनिशिंग आना शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद। फिर अगले विषय पर चर्चा करेंगे।